Okay, so let us start lecture number 17 of mathematics of plus 2 class, and this topic is about the properties of determinants. It's a very important topic. कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं डिटर्मिनेंट्स की जो उनको सॉल्व करने में हमारी हेल्प करती हैं. सो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन. आई विल राइट एंड एक्सप्लेन ईच प्रॉपर्टी. ध्यान से समझिए, उसके बाद हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. So first property is written here. The value of determinant is not changed if its rows and columns are interchanged. बच्चों आपने इनको नोट करना है अपनी नोटबुक पर, ठीक है. लिखनी है सारी प्रॉपर्टीज आपने. So the value of determinant is not changed if its rows and columns are interchanged. क्या मतलब है इसका? जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई एक डिटर्मिनेंट है, डेल से जनरली डिनोट किया जाता है. Del is equal to I have a determinant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ये कोई एक डिटर्मिनेंट है एंड लेट अस से इसको मैं चेंज कर देता हूँ, इसकी रोज में कॉलम बना देता हूँ. जैसे हम मैट्रिक्स में ट्रांसपोज लेते हैं 1 2 3 1 2 3 4 5 6 रोज है, इसको मैंने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया. 7 8 9 थर्ड रो है, इसका मैंने थर्ड कॉलम बना दिया. तो इस डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन और इस डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन या इनकी वैल्यू जो आप सॉल्व करेंगे वो सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होती है. ठीक है, तो पहली बात है ये, पहला पॉइंट आपका ये हो गया. लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट. ये है बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 2. If any two rows or columns of a determinant are interchanged. यहाँ भी इंटरचेंज है, यहाँ भी इंटरचेंज है. पहले इस बात का डिफरेंस क्रिएट कर समझ लो क्या है. फर्स्ट प्रॉपर्टी को ध्यान से समझो. फर्स्ट प्रॉपर्टी में रोज आर इंटरचेंज्ड विद कॉलम्स. रोज का कॉलम बना दिया गया है जस्ट लाइक अ ट्रांसपोज. ठीक है, और इस प्रॉपर्टी को हम लोग रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी भी कहते हैं. व्हाट इज इट्स नेम? रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी. ट्रांसपोज करके जो हमें डिटर्मिनेंट मिल रहा है. ठीक है, अब सेकंड केस में क्या देखिए, सेकंड केस को ध्यान से देखिए. व्हाट इज इन द सेकंड केस? सेकंड केस में इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज. रोज और कॉलम, कोई दो रो या कोई दो कॉलम, मतलब रोज का रोज के साथ इंटरचेंज या कॉलम का कॉलम के साथ इंटरचेंज. जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट है. मैं यहाँ पर डिटर्मिनेंट लिख लेता हूँ, कोई भी लिख लिया मैंने. ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई, ये एक डिटर्मिनेंट है. मैंने एक नया डिटर्मिनेंट बनाया. कैसे? मैंने ऑपरेशन लगा दी यहाँ पर R1 इंटरचेंज R2. ठीक है, R1 और R2 को आपस में इंटरचेंज किया हमने. तो डी ई एफ, सेकेंड रो को हमने फर्स्ट रो बना दिया और फर्स्ट रो को हमने सेकेंड कॉलम सेकेंड रो बना दिया. ए बी सी, थर्ड एज इट इज रही जी एच आई. तो इन दोनों का जो सॉल्यूशन है वो एक दूसरे का निगेटिव होगा. मींस दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस. जब हम किसी डिटर्मिनेंट में ये प्रॉपर्टी लगाएंगे, मतलब उसकी कोई दो रो, कोई भी दो, पहले के साथ दूसरी या दूसरी के साथ तीसरी या पहले से तीसरी, तीसरी से पहली, या कॉलम के साथ कुछ भी चेंज करेंगे, कोई भी दो कॉलम आपस में या कोई दो रोज आपस में इंटरचेंज करेंगे तो उनका जो डिटर्मिनेंट है वो नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है, ये इसकी स्विचिंग प्रॉपर्टी कहते हैं. दिस इज नोन एज द स्विचिंग प्रॉपर्टी. क्या नाम देंगे हम इस प्रॉपर्टी को? स्विचिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द थर्ड प्रॉपर्टी. थर्ड प्रॉपर्टी है रेपिटेशन प्रॉपर्टी. रेपिटेशन का मतलब होता है कोई रो या कॉलम दोबारा से रिपीट होना. ठीक है, जैसे कि प्रॉपर्टी में लिखा गया है इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर सेम और आइडेंटिकल, एक जैसे हो जाते हैं, तो क्या होता है? देन वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज जीरो.
जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ये एक डिटर्मिनेंट लिखा 2 3 4 और 1 5 6 और लास्ट रो मैंने फिर से लिख दी 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि R1 और R2 रोज आइडेंटिकल हैं। रो R1 इज इक्वल टू रो R2 है, दोनों सेम है। 2 2 3 सॉरी थर्ड रो, सो 2 2 3 3 4 4। तो इसका आंसर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है हमें, इसको आप सीधा 0 लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, प्रॉपर्टीज पढ़ने का मतलब भी ये होता है कि विदाउट सॉल्विंग हम उसका आंसर लिख सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने लिख दिया A माइनस बी सी डी ई एफ एंड ए माइनस बी सी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप इसमें आपके कॉलम C1 और कॉलम C3 बराबर है, ए माइनस बी सी एंड सी। तो इसका जो आंसर है वो भी बच्चों क्या होगा, 0 होगा। तो जब कभी भी किसी भी डिटर्मिनेंट की कोई भी टू रोज 2 से ज्यादा होगी तो भी चलेगा, 2 से ज्यादा होंगी तो भी चलेगा। ठीक है, अगर बराबर हो जाती है तो उनका जो सेम हो जाती है, मतलब आइडेंटिकल हो जाती है, एक जैसी हो जाती है, तो उसका डिटर्मिनेंट बिना सॉल्व किए हुए आप 0 लिख सकते हो। आप प्रूफ कर सकते हो इसका, अगर प्रूफ करें तो आंसर इसका 0 आएगा। ठीक है, बट नो नीड टू डू हियर। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 4, स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी। स्केलर मीन्स अ नंबर। क्या कहती प्रॉपर्टी, इफ ईच एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाई सम स्केलर नंबर। अगर हम किसी डिटर्मिनेंट के रो या कॉलम को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, एलिमेंट के सब रो या कॉलम के सभी एलिमेंट मल्टीप्लाई होने चाहिए, तो क्या होता है, तो कहता है कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज आल्सो मल्टीप्लाइड बाई के। जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो भी के से मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट है, लेट मी राइट अ डिटर्मिनेंट, कुछ भी लिख दिया मैंने यहाँ पे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये डिटर्मिनेंट है। और इसकी वैल्यू मान लीजिए, इसकी जो वैल्यू है वो कैपिटल डी है मान लीजिए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसकी फर्स्ट रो को के से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। एक नया डिटर्मिनेंट लिया मैंने, वो बन गया के ए के बी के सी, बाकी रोज वैसे रही, डी ई एफ जी एच आई। तो अगर इसका सॉल्यूशन के है, इसकी वैल्यू डी है, और इसकी एक रो मैंने R1 को के से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो इसका सॉल्यूशन मुझे बिना सॉल्व किए मिल जाएगा, वो के डी होना चाहिए। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग प्रूव्ड है। प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, के डी हो जाना चाहिए। आ रही बात समझ में, पॉइंट समझ आ रहा है, दिमाग में बिठाओ। अगर किसी भी डिटर्मिनेंट की किसी भी एक रो या कॉलम को, जैसे मान लीजिए मैं इसी मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम को के से मल्टीप्लाई करता हूं, तो क्या बन जाएगा, के ए के डी के जी, सेकंड वैसे ही रहा, बी ई एच, थर्ड कॉलम वैसे ही रहा, सी एफ आई। तो इसका जो आंसर है बच्चों वो भी के डी ही होगा। क्या आंसर होगा इसका, के डी। इसका जो आंसर है वो भी क्या आएगा, के डी ही आएगा। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ भी हमने इसके एलिमेंट्स को के से मल्टीप्लाई किया है किसी एक कॉलम को। अगर आप किन्हीं दो रोज को या दो कॉलम को मल्टीप्लाई करते हो, ऑपरेशन एक ही बार लगेगी, या रो पे या कॉलम पे, ऐसा नहीं कि रो भी कर दी कॉलम भी कर दिया, दैट इज नॉट करेक्ट। या तो एक कंप्लीट रो, दूसरी रो, तीसरी रो, तीनों को भी एक साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे हम अभी करते हैं। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है, यही इसी का एग्जांपल लेते हैं। इसका मैंने सेकंड रो और थर्ड रो को, फर्स्ट रो हमने ए बी सी लिखा, सेकंड रो को हमने मान लीजिए किसी नंबर एम से मल्टीप्लाई कर दिया, ऑल रोज एम इंटू R2 कर दिया, एम डी एम ई एम एफ। और थर्ड रो को हमने एन से मल्टीप्लाई कर दिया,
NG, NH और NI। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, देखो ओरिजिनल जो डिटर्मिनेंट है उसका वैल्यू D है। आपने किसी एक रो को m से मल्टीप्लाई किया तो ये m से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपने एक रो और थी उसको n से भी मल्टीप्लाई किया तो डिटर्मिनेंट n से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब सीधा है कि अगर आप किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे सभी एलिमेंट्स को, तो आपका वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट भी उसी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर से देख लो यहाँ पे ABC, फर्स्ट रो एज इट इज लिखी आपने, सेकंड रो आपने DEF थी उसको m से मल्टीप्लाई किया तो डिटर्मिनेंट भी m से मल्टीप्लाई हो गया। आपने यहाँ पे एक और थर्ड रो ली उसको आपने n से मल्टीप्लाई कर दिया तो डिटर्मिनेंट भी n से मल्टीप्लाई हो गया। मान लीजिए आप लोग फर्स्ट रो को यहाँ पर एक और नंबर k से मल्टीप्लाई कर देते हो, KAKBKC, तो यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट है वो आपका k से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अरे ये बात समझ में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत काम आएगी आपकी जब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ये है आपकी प्रॉपर्टी नंबर 5, इनवेरियंस प्रॉपर्टी। इनवेरियंस प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इफ एनी रो और कॉलम और मल्टीपल ऑफ एनी रो और कॉलम is added to any other row or column, then determinant does not change। तो ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में उसकी एक रो को दूसरी रो में ऐड किया जाए या किसी रो का मल्टीपल दूसरी में ऐड किया जाए, जैसे मान लीजिए मैं सीधा क्या करता हूं, यहाँ पर एक ऑपरेशन लगा देता हूं R1 प्लस R2, क्या मिलेगा A प्लस D, B प्लस E, C प्लस F, अदर एज इट इज D E F G H I। ठीक है, तो यहाँ क्या ऑपरेशन लगी है, फर्स्ट रो इज एडेड टू द सेकेंड रो, तो इस केस में दोनों डिटर्मिनेंट इक्वल होंगे, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब उनकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। इसी तरह से अगर आप लोग किसी एक रो का मल्टीपल दूसरे में ऐड करते हो, जैसे मैं यहाँ पे एक ऑपरेशन लगा देता हूँ R2 प्लस 2 टाइम्स R3, तो आपको नया डिटर्मिनेंट मिलेगा। देखो फर्स्ट रो को कुछ नहीं किया आपने, ABC एज इट इज लिख दिया, सेकेंड रो में आपने थर्ड का डबल ऐड किया तो ये बन गया D प्लस 2G, पहले इसको डबल करेंगे, देखो 2G 2H 2I, फिर इसमें ऐड करेंगे तो D प्लस 2G E प्लस 2H एंड F प्लस 2I। ठीक है, और लास्ट वाली जो रो है ओरिजिनल वो वैसे ही रही आपकी GHI। तो इस केस में भी आपका डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होगा, वो इनवेरिएंट रहेगा। मतलब किसी भी रो को दूसरी रो में ऐड करें, तीसरी में ऐड कर रहे हैं, किसी अन्य रो में ऐड कर दें, किसी रो का मल्टीपल उसमें ऐड कर दें, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है। सेम अप्लाइज टू द कॉलम्स। ओके, यही बात कॉलम पर भी अप्लाई होती है। अगर मैं यहाँ C1 प्लस C2 कर देता तो भी मेरा डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होता। तो ये इसकी इनवेरियंस प्रॉपर्टी है। लेट अस ओके, दिस इज नाउ द प्रॉपर्टी नंबर 6, सम प्रॉपर्टी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सभी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है बच्चों। इफ ईच एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम इज एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स, अगर आप लोग किसी भी डिटर्मिनेंट के एलिमेंट या रो को दो नंबर्स में लिख सकते हो सम करके। अरे बात समझ में, जैसे 10 है तो 10 को 2 प्लस 5 लिख दिया, 2 प्लस 8 लिख दिया। अरे बात समझ में, जैसे मेरे पास एक नंबर 10 है तो इसको आप लोग 2 प्लस 8 भी लिख सकते हो। ठीक है, इसको आप लोग 5 प्लस 5 भी लिख सकते हो, इसको आप लोग 6 प्लस 4 भी लिख सकते हो, इसको आप लोग 3 प्लस 7 भी लिख सकते हो। तो अगर हम लोग इसी प्रकार से किसी भी रो के एलिमेंट्स को अगर ऐसे दो नंबर या दो से ज्यादा के सम में, दो से ज्यादा का सम हो गया, जैसे आपने लिख दिया
2 + 3 + 5, ये 3 टर्म्स में सम हो गया। तो जितने टर्म्स आपकी सम में बनेगी उतने ही आपके नए डिटर्मिनेंट बनाए जा सकते हैं, और उन सब का भी सम ओरिजिनल डिटर्मिनेंट के बराबर होगा। प्रॉपर्टी समझना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, मुश्किल मतलब थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट है, मेरे पास, देखिए ए, बी और सी, डी, ई, एफ, और जो मेरी लास्ट वाली जो रो है वो कुछ इस तरह से है, G+G1, H+H1 और I+I1। ध्यान से देखिए क्या है। फर्स्ट रो ABC सिंगल नंबर है, एक एक टर्म में है, DEF एक एक नंबर में है, और लास्ट वाली जो आपकी रो है उसका ये एलिमेंट G+G1, मतलब कोई एक सिंगल एलिमेंट था जिसका हमने सम करके ब्रेक कर दिया। जैसे मान लो ये 10 था, हमने 2+8 लिख दिया, या 10 था हमने 5+5 लिख दिया, या यहाँ 10 था हमने 6+4 लिख दिया। वो हमारी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा कि हम क्या करना चाहते हैं, वहां पर हमने उसको इस तरह से ब्रेक करके लिख दिया। तो इसका हमारे पास एक नया आगे टर्मिनेंट बनेगा। कैसे बनेगा, कैसे लिखेंगे, देखो, जो एलिमेंट्स ब्रेक नहीं किए गए हैं उनको वैसे का वैसा ही लिख देंगे, A B C D E F। अब जो आपने ब्रेक किए हुए हैं उनमें से आप पहले 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 जो फर्स्ट वाले एलिमेंट्स हैं उनको लेंगे, केवल GHI, GHI, ये आपने फर्स्ट डिटर्मिनेंट में ले लिए, ठीक है। उसके बाद आप प्लस का साइन लगाते हैं, और जो नंबर ब्रेक नहीं किए थे उनको वैसे का एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है, ABCDEF। लेकिन जिनको ब्रेक किया गया था उनमें से अब आप सेकंड वाले पार्ट लिखते हैं, मतलब यहाँ पे आपका G1 आएगा, यहाँ पर आपका H1 आएगा, और यहाँ पर आपका I1 आएगा। आ रही है बात समझ में? तो इस तरह से हम लोग डिटर्मिनेंट को ब्रेक करते हैं और सम में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट है 2 3 9 6 4 8, और यहाँ पर मेरे पास एक है 7+3 8+9 और 9+4। मान लीजिए किसी भी रो या कॉलम में हो सकता है। नया डिटर्मिनेंट ले लिया हमने 2 3 9 6 4 8। अब सपोज दैट यहाँ पे आपके पास 7+3 10 था, उसका 7+3 बना दिया। यहाँ पे आपके पास 17 था, उसको आपने 8+9 लिख दिया। यहाँ पे 9 4 13 था, उसका 9+4 लिख दिया। ये हम अपने अकॉर्डिंगली क्वेश्चन के हिसाब से ब्रेकअप करते हैं। यहाँ पर हमने एक जनरल सा ब्रेकअप कर दिया इसका। तो इनकी दो नए डिटर्मिनेंट बनेंगे। कैसे बनेंगे, देखो, फर्स्ट रो को कुछ नहीं किया हम लोगों ने, उसको एज इट इज लिख दिया 2 3 9। सेकेंड रो का कोई ब्रेकअप नहीं हुआ, वो वैसे रहा 6 4 8। लास्ट रो को ब्रेक किया है, तो ब्रेक करके पहले पहली वाली टर्म सीधी लिख दीजिए 7 8 9, प्लस सेकेंड डिटर्मिनेंट शुरू हो गया, उसमें भी जिन रोज को आपने ब्रेक नहीं किया था वो एज इट इज आ जाती हैं। बात समझ आ रही है ना? अब जो जिसको ब्रेक किया गया था, रोज के एलिमेंट जो ब्रेक हुए थे, जो फर्स्ट वाले आपने लिख लिए हैं, अब सेकंड वाले रह गए हैं, वो सेकंड में लिख लीजिए 3 9 और 4। तो इस तरह से जो ये दो डिटर्मिनेंट आपके बने हैं, इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करो या इसको इकट्ठा सॉल्व करो। 10 17 13 लेके सेम एक एक एलिमेंट लेके आंसर हमारा सेम रहेगा, ठीक है। आ रही बात समझ में? एग्जाम्पल करेंगे हम तो पता चलेगा कि ये प्रॉपर्टी हमारे लिए कितने काम की है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों, इफ एनी रो और कॉलम ऑफ ए टर्मिनेंट हैज ऑल ऑफ इट्स एलिमेंट्स इक्वल टू 0। अगर किसी भी टर्मिनेंट के ABCDEF और लास्ट रो के सभी एलिमेंट 0 हो गए बच्चों, लास्ट रो के सभी एलिमेंट 0 हो गए, ठीक है। तो क्या होता है,
देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बिकम 0, डिटर्मिनेंट सीधा 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी भी रो या कॉलम के सभी एलिमेंट 0 हो जाए, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे डिटर्मिनेंट लिखा 0 0 0 1 2 3 6 9 8, इसका जो फर्स्ट कॉलम है उसके सभी एलिमेंट 0 है, तो इसका आंसर सीधा 0 हो गया। नो नीड टू सॉल्व दिस, इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत हमें नहीं पड़ती है। ठीक है, समझ गए? इज इट ओके? तो इस तरह से हम लोग डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज का यूज करके बिना सॉल्व किए हुए या अपने डिटर्मिनेंट्स को ये प्रॉपर्टी लगा के उनका सॉल्यूशन जो है वो इजी बना लेते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इन प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। अभी एक और दो प्रॉपर्टीज हमारी और रह जाती हैं, तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो मैं कहूँगा कि एक बार वीडियो देखने के बाद, इनको नोट करने के बाद आप अच्छे से इनको लर्न करें, इनको अच्छे से समझें और बार बार इस वीडियो को देखें ताकि आप लोगों को ये अच्छे से प्रॉपर्टी समझ आ जाएं, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। और यहाँ से आपको एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन 100% रहता ही रहता है 4 मार्क्स में। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं, और ये कॉन्सेप्ट है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ अ डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो इसके और भी बहुत सारी अभी आगे प्रॉपर्टीज हैं, जो सब केस भी आगे आते हैं, तो वो भी हम धीरे धीरे करके एक एक करके बीच में पढ़ते जाएंगे। तो मेन प्रॉपर्टीज हम आज यहाँ पे पढ़ चुके हैं। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में क्वेश्चन कोई नहीं है आप लोगों को करने के लिए, ना ही कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन है। तो मैं आपसे फिर एक बार कहूँगा कि प्रॉपर्टीज देखने के बाद, वीडियो देखने के बाद जो आपने अपना नोट्स बनाए हैं उनको फिर से देखो, या वीडियो को ध्यान से देखो और एक एक प्रॉपर्टी को याद करो कि पूरी 6-7 प्रॉपर्टीज जो हमने लिखी वो क्या है। ठीक है, बेसिकली मेन प्रॉपर्टीज यही हैं। आगे आप इसके बाद इनके सब केसेस आते हैं, वो सिंपल हैं। ठीक है, सो टिल नेक्स्ट वीडियो, ओके, बाय बाय।